हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझेंगे। ये कहने को तो एक छोटा छोटा सा टर्म है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च के बाद जब आपके पास एक रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो जाता है तो उस रिजल्ट को आप कंपाइल करते हो। उस दौरान एक्यूरेसी का, प्रिसीजन का जानना बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इस टर्म को जानेंगे और क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं एरर के बारे में, टाइप्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर एंड हाउ टू मिनिमाइज दोज एरर्स। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। वहाँ पे मैंने बताया था दो टाइप के एरर होते हैं। जब आप एनालिसिस कर रहे होते हो तो उस दौरान दो टाइप के एरर होते हैं आपके प्रोसेस में। एक वो एरर है जो आपके कंट्रोल में, जिसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, वो कहलाता है डिटर्मिनेट एरर्स या फिर कांस्टेंट एरर। दूसरा वो एरर था जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। वो एरर क्या था? इनडिटर्मिनेट एरर, या फिर उस एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। ये हमारे प्रोसेस के दौरान रैंडम हो जाता है। हो सकता है आपसे हो गई हो, या हो सकता है इंस्ट्रूमेंट के कारण हो गया हो, या हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण वहाँ पे रैंडम एरर हो गया हो और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। जिससे क्या होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है जो आप ऑब्टेन करते हो वो ट्रू वैल्यू के सेम नहीं हो पाता, ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट नहीं हो पाता। लेकिन एज अ एनालिस्ट आपको, आपका ये एम होना चाहिए कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, जो आपका रिजल्ट है, मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो एटलीस्ट। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे बहुत अच्छे से काम कर लो, कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लो, नीट एंड क्लीन ग्लासवेयर्स यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, रैंडम एरर तो होना ही होना है आपके प्रोसेस के दौरान, और आप इस एरर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट ये एम हो आपका, ये कोशिश हो कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता बट क्लोज हो एटलीस्ट। तो बस जब एरर होता है, रिजल्ट में एरर आ ही जाता है, तो वहां से दो टर्म निकलता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। जब आप अपने डाटा को लोगों को बताते हो तो आप यहाँ पे दो टर्म यूज करते हो, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। चलिए देखते हैं क्या है ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन। Accuracy and precision, two ways to measure result, या फिर ऑब्जर्वेशनल एरर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, टू ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन प्रोजेक्ट डाटा या फिर प्रोजेक्ट रिजल्ट। प्रोजेक्ट रिजल्ट को आप रिपोर्ट करते हो इसी टर्म में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के टर्म में। मोर प्रिसाइज्ड रिजल्ट, मोर एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब कि जो रिजल्ट है उसमें एरर कम है, मिनिमम है। तो एज अ एनालिस्ट आपका ये एम होना चाहिए कि जो रिजल्ट आए वो मोर एक्यूरेट हो, मोर प्रिसाइज्ड हो, ताकि उसमें जो एरर चांस है वो कम हो, मिनिमम हो। चलिए अब समझते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप कुछ भी मेजर करते हो, जब आप मेजरमेंट निकालते हो तो जो नंबर्स आते हैं उसमें, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे नंबर सिग्निफिकेंट हो। कुछ नंबर सिग्निफिकेंट होते, कुछ नंबर इनसिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को लिखते हैं जिस नंबर को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपको पता है कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है वो एग्जैक्ट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो मेरा सही है। उसके बाद के नंबर को आप नहीं लिखते हो, तो वो कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। फिलहाल अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रीफ समझ लेते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया, अब समझते हैं और अच्छे से। तो डेफिनेशन में आने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूं। ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
चलिए, एक बुक है, क्या है, बुक है। इस बुक की लंबाई, लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लास में 10 बच्चे हैं मान लो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चों को कहा गया है कि 1 बाय 1 आओ और इस बुक के लेंथ को मेज़र करो और बताओ क्या है। तो फर्स्ट बच्चा जब आया उसने मेज़र किया, उसके अकॉर्डिंग था, उसने बोला कि ये है 95 सेंटीमीटर। सेकंड बच्चे को बुलाया गया, उसने बोला ये है 93 सेंटीमीटर। थर्ड वाले ने बोला ये है 99 सेंटीमीटर। फोर्थ वाले ने बोला ये है 97 सेंटीमीटर। फिफ्थ वाले ने बोला ये है 95 सेंटीमीटर। सिक्स वाले बच्चे ने बोला ये है 98 सेंटीमीटर। सेवन्थ वाले बच्चे ने बोला ये है 85 सेंटीमीटर। एट्थ नंबर वाले बच्चे ने बोला ये है 88 सेंटीमीटर। नाइन्थ वाले बच्चे ने बोला ये है 85 सेंटीमीटर। फिर लास्ट वाले बच्चे ने, 10th नंबर वाले बच्चे ने बोला ये है 97 सेंटीमीटर। ओके, अब टीचर आता है और टीचर क्या करता है, इस बुक को स्केल लेकर लंबाई नापता है, तो वो देखता है कि ये है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर हो गया एग्जैक्ट वैल्यू, और बच्चे ने जो बताया ये हो गया मेजर्ड वैल्यू। तो अभी आपको ये बताना है कि ये 100 से सबसे क्लोज कौन सा बच्चा है। तो देखिए 99 वाला बच्चा, 99 जिसने बोला, थर्ड नंबर वाला बच्चा, उसके बाद और भी कोई 99 बोला है क्या, नहीं। तो 99 जो है ये 100 से बहुत क्लोज है। तो ये जो वैल्यू है 99 सेंटीमीटर, थर्ड वाला बच्चा एक्यूरेट है, क्योंकि 99 काफी क्लोज है 100 से। अब हमें देखना है, तो ये हो गया एक्यूरेसी। अब हमें देखना है प्रिसीजन क्या है, तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है सबसे ज्यादा, 95 93 99 97 95। 95 एक, फिर 95 एक और, अगेन है क्या कोई 95, नहीं। और भी कोई नंबर रिपीट है क्या, 93 97 98 85। हाँ, 85 और 85 दो बच्चे ने कहा है। 97, तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू कौन कौन सी है, एक है 95 और एक 95। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट और फिफ्थ नंबर स्टूडेंट ने बोला है 95, ये रिपीटेड वैल्यू है। और नाइन्थ नंबर वाले स्टूडेंट और सेवेंथ नंबर वाले स्टूडेंट ने बोला है कि ये 85 सेंटीमीटर, ये दोनों भी रिपीटेड है। तो ये हो गया प्रीसाइज्ड, और ये वैल्यू भी है प्रीसाइज्ड। ठीक है, जो रिपीटेड वैल्यू है वो प्रिसाइज्ड वैल्यू है, जो टारगेट एग्जैक्ट वैल्यू से क्लोज है वो एक्यूरेट वैल्यू है। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। क्लास में 4 बच्चे को गेम खेलने को कहा गया है, ठीक है। प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी। प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, प्लेयर डी, उनको कहा गया है इस बोर्ड में गोली मारनी है आपको। निशाना अगर बीच में लगा तो वो हो गया एग्जैक्ट, मतलब जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर जो है वो क्या है, टारगेट पॉइंट है। सेंटर क्या है, टारगेट पॉइंट है, मतलब ये एग्जैक्ट पॉइंट है। अब प्लेयर आता है 1 बाय 1 और क्या करता है, गोली फेंकता है। गोली जब वो फेंका तो ए नंबर वाला प्लेयर, तो वो गोली जाकर लगी यहाँ पे, सेकंड चांस दिया गया है। सेकंड टाइम जब वो फेंका तो गोली जाकर लगी यहाँ पे।
थर्ड टाइम जब वो गोली फेंकता है तो जाकर लगती है यहाँ पे। तो आप क्या बोलोगे, सेंटर क्या है, टारगेट वैल्यू है, टारगेट पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट से काफी क्लोज है, मतलब एक्यूरेट है। प्लेयर ए क्या है, एक्यूरेट है, लेकिन क्या प्रिसाइज्ड है, नहीं। 3 बार वो गोली फेंकता है और तीनों बार गोली अलग अलग जगह पे लगी है, जाकर एक जगह पे नहीं है। ये गोली जो लगी है आपस में क्लोज नहीं है, मतलब कि ये एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज्ड नहीं है। अब प्लेयर बी, प्लेयर बी क्या करता है, वो भी गोली फेंकता है, तो गोली जाकर लगती है यहाँ पे। सेकेंड टाइम जब वो फेंकता है तो गोली जाकर लगती है फिर से वहीं पे पास में। थर्ड टाइम जब वो गोली फेंकता है तो गोली जाकर लगती है फिर से यहीं पास में। तो ये टारगेट से तो बहुत दूर है, एक्यूरेट तो है नहीं, एक्यूरेसी नहीं है, बट प्रिसाइज्ड है। तीनों बार उसने गोली फेंकी और तीनों बार वो जाकर एक जगह पे ही लगा है। ये जो डिस्टेंस है ये काफी क्लोज क्लोज है, तो ये एक्यूरेसी तो नहीं है, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज्ड। एक्यूरेट नहीं है बट क्या है, प्रिसाइज्ड है। चलिए अब सी नंबर वाले की बारी। तो प्लेयर नंबर सी को बुलाया गया, उसने गोली फेंकी, तो एक बार गोली जाकर लगती है यहाँ पे, सेकंड टाइम लगती है यहाँ पे, थर्ड टाइम लगती है यहाँ पे। अब आपसे पूछा गया क्या एक्यूरेसी है, प्रिसाइज्ड है, तो एक्यूरेसी तो है नहीं क्योंकि टारगेट से काफ़ी दूर है ये, और प्रिसाइज्ड भी नहीं है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपस में ये अलग अलग है। तो नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज्ड, नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज्ड। डी वाला प्लेयर वो जब गोली फेंकता है तो एक बार लगती है गोली जाकर यहाँ पे, सेकेंड टाइम जब वो गोली फेंकता है तो फिर से जाकर वहीं पे लगती है, थर्ड टाइम जब वो फेंकता है तो फिर से गोली जाकर वहीं पे लगती है। मतलब ये टारगेट से पास भी है और ये डिस्टेंस भी क्लोज है, आपस में एक जगह पे है, तो ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज्ड भी है। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड। एक बार फिर से समझते हैं। प्लेयर ए गोली फेंकता है तो टारगेट से ये काफी क्लोज है लेकिन एक जगह पे नहीं है, तो प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज्ड। फिर बी वाले ने किया क्या है, ये गोली फर्स्ट फेंकता है तो यहाँ पे लगती है सेकंड थर्ड, मतलब तीनों आसपास ही है, क्लोज है आपस में, तो नॉट एक्यूरेट क्योंकि टारगेट्स तो बहुत दूर है, बट प्रिसाइज्ड है क्योंकि वो आपस में क्लोज है। सी में क्या हो रहा है, सी प्लेयर क्या कर रहा है, वो एक बार यहाँ फेंक रहा है गोली, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ। टारगेट से तो दूर है और साथ ही साथ ये अलग अलग डिस्टेंस भी क्लोज नहीं है, तो नॉट एक्यूरेट, नॉट प्रिसाइज्ड। डी वाले ने क्या किया, वो फेंकता है तो गोली लगती है यहाँ पे, फिर सेकेंड टाइम यहाँ, फिर थर्ड टाइम यहाँ, मतलब ये काफ़ी क्लोज है आपस में और ये टारगेट से भी क्लोज है, तो ये हो गया एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड बोथ। आई होप ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है एक्यूरेसी, दे डिस्क्राइब हाउ क्लोज अ गिवन सेट ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर इसे कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, तो जो आपका मेजर्ड वैल्यू होता है, जो आप आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व ऑब्टेन करते हो, वो आपका हो जाता है मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के क्लोज है, मतलब कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है, एक्यूरेट है। इक्वल तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि एरर तो, रैंडम एरर तो आपके प्रोसेस में आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो आप इक्वल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर क्लोज है तो वो वैल्यू क्या है, एक्यूरेट है। यही होता है एक्यूरेसी। चलिए प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन रेफर टू हाउ क्लोज मेजरमेंट ऑफ द सेम आइटम आर टू ईच अदर। अभी जैसा कि मैंने बताया था एग्जाम्पल से, अगर वो गोली फेंक रहा है और वो गोली एक जगह पे ही है, वो आपस में बिल्कुल क्लोज है, तो वो कहलाएगा प्रिसाइज्ड।
इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। साथ ही मैंने एक और एग्जांपल बताया था जब जहाँ पे 10 बच्चे आ रहे थे और एक एक करके वो मेजरमेंट कर रहे थे, तो जो वैल्यू रिपीट है वो होता है प्रिसाइज्ड वैल्यू। तो हमने वहाँ पे देखा था 85 वैल्यू जो है 85 सेंटीमीटर वो रिपीट हुआ है 2 बार, मतलब वहाँ पे वो 85 क्या था, प्रिसाइज्ड था। तो अगर वैल्यू रिपीटेड है और आपस में क्लोज भी है तो हो जाएगा वो प्रिसाइज्ड वैल्यू। ओके, समझ गए? रिपीटेड हो वो वैल्यू और अगर आप दो से तीन अलग अलग मेथड यूज कर रहे हो तो रिजल्ट क्लोज हो आपस में। समझ गए प्रिसाइज्ड क्या है और एक्यूरेसी क्या है? नोट, एक्यूरेसी फोकस ऑन क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू दी ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी फोकस करता है कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। अगर क्लोज है तो वो एक्यूरेट है। वाई प्रिसीजन फोकस ऑन दी कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। प्रिसीजन में हमें देखना होता है कंसिस्टेंसी है क्या हमारे रिजल्ट में। एक बार हमने किया तो आया हमारा 93, फिर हमने किया मेजर तो आया 95, फिर हमने किया 94, फिर हमने किया तो आया 95, फिर हमने किया तो आया 96। मतलब ये वैल्यू जो है ये आपस में क्लोज है, कंसिस्टेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा प्रिसाइज्ड रिजल्ट। या फिर अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ 2 से 3 अलग अलग, सबसे बेस्ट एग्जांपल टाइट्रेशन। हमने देखा था जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हम एक रीडिंग नहीं लेते, हम वहाँ पे 2 से 3 बार टाइट्रेशन करते, कब जब तक करते रहते हैं जब तक हमारा 2 वैल्यू सेम ना आ जाए। मतलब जैसे ही वैल्यू रिपीट होता है हम वहीं पे टाइट्रेशन स्टॉप करते हैं और उस जो रिपीटेड वैल्यू है हम उसको प्रिसाइज्ड वैल्यू मानते हैं। यहाँ तक तो आप जानते ही हो। तो वही रिपीटेबिलिटी है अगर रिजल्ट में और वो जो रिजल्ट है वो आपस में क्लोज है तो वो कहलाएगा प्रिसाइज्ड। और अगर आपका रिजल्ट टारगेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से क्लोज है तो वो हो जाएगा एक्यूरेट। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चलिए, अब आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ गए हो। आई होप आप समझ गए होंगे। आप बुक को पढ़ना और वीडियोस देखना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। अब हमें समझना है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो पहले हम देखते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्यूरेसी, तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, और दूसरा है आपके पास रिलेटिव एरर। ये 2 मेथड है टू एक्सप्रेस एक्यूरेसी। चलिए एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक बुक है, इस बुक की लंबाई है, लेंथ है 100 सेंटीमीटर। एक एनालिस्ट है, एनालिस्ट ए, और एक और एनालिस्ट है, एनालिस्ट बी। ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी रख लो। एनालिस्ट ए के अकॉर्डिंग जब वो मेजर करता है तो एक बार उसका मेजरमेंट आता है 95, सेकंड टाइम वो जब करता है तो आता है 94, थर्ड टाइम जब वो करता है तो आता है 99, फिर जब एक बार और वो करता है तो आता है 97। ठीक है, एनालिस्ट बी के अकॉर्डिंग उसने जब मेजर किया तो उसका आया एक बार 98, फिर आया 93, फिर आया 99, फिर आया 97। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। आपको क्या करना है, पहले एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकाल लेते हैं हम, एवरेज या फिर मीन कह लो, एवरेज ऑफ एनालिस्ट ए। ये सबको आपको प्लस करना है, 95 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 97 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4। यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल टर्म्स 4 है तो यहाँ पे डिवाइड देना है 4 से। ठीक उसी तरीके से एनालिस्ट बी के लिए भी कर लेना है आपको, एवरेज निकाल लेना है, एवरेज निकाल लेना है आपको एनालिस्ट बी के लिए भी। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो 98, 93 प्लस 99 प्लस 97 और डिवाइड दे दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनल टर्म 4। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। 385 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे हो गया आपका 96.25
96.25 एवरेज। अब इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 98 प्लस 93 प्लस 99 प्लस 97, तो ये हो गया 387 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आ गया 96.75 एवरेज। ओके, अब रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर, मेजर्ड वैल्यू एनालिस्ट ए के लिए क्या है 96.25 और एनालिस्ट बी के लिए क्या है 96.75। तो चलिए पहले हम एनालिस्ट ए के लिए निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं एनालिस्ट ए के लिए एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 100 माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या है 96.25, 96.25 3.75 ये है एनालिस्ट ए के लिए एब्सोल्यूट एरर। अब एनालिस्ट बी के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर एनालिस्ट बी के लिए। तो सेम वही करना है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू है 100 और मेजर्ड वैल्यू है 96.75, 100 माइनस 96.75, तो यहाँ पे आ गया 3.25। अब आप निकाल चुके हो एनालिस्ट ए के लिए भी एब्सोल्यूट एरर, एनालिस्ट बी के लिए भी एब्सोल्यूट एरर। अब आप देखकर बता सकते हो कि हु इज मोर एक्यूरेट, एरर किसमें कम है एनालिस्ट ए या फिर एनालिस्ट बी। इसका आया है 3.75 और इसका है 3.25, ये कम है, एनालिस्ट बी का एरर कम है, मतलब कि एनालिस्ट बी इज मोर एक्यूरेट देन एनालिस्ट ए। तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करते हो एब्सोल्यूट एरर निकालकर। और एक फॉर्मूला और एक टर्म है आपके पास रिलेटिव एरर, इसका फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं, चलिए मैं यहाँ रफ कर देती हूँ, क्वेश्चन यही रहेगा। रिलेटिव एरर निकालने के लिए फॉर्मूला है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो अगर हम एनालिस्ट ए के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू है 100, मेजर्ड वैल्यू इसके लिए अभी सॉल्व किया था तो कितना था, सॉरी मैं गलती से रफ कर दी, चलो कोई नहीं, फिर से निकाल लेते हैं। 96 पॉइंट समथिंग कुछ था, एक सेकेंड, 95 प्लस 94 प्लस 99 प्लस 97, ये हो गया 385। 385 डिवाइडेड बाई 4 अगर करते हैं तो आ जाएगा 96.25, तो यहाँ पे लिख देते 96.25 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 100 और मल्टीप्लाइड देना है 100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 और 100 कैंसिल, 100 माइनस 96.25, 100 माइनस 96.25 सेम 3.75। लेकिन आप यहाँ पे परसेंटेज में नहीं लिखते हो, एब्सोल्यूट एरर को परसेंटेज में लिखते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमारा आया था एब्सोल्यूट एरर 3.75, तो उसे हम परसेंटेज में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंटेज में नहीं, रिलेटिव एरर को हम पार्ट्स पर 1000 में लिखते हैं, इन शॉर्ट PPT, पार्ट्स पर 1000। ये हमने निकाल लिया एनालिस्ट ए के लिए। सेम उसी तरीके से हम एनालिस्ट बी के लिए निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, पहले एवरेज निकाल लेना है। ओके, तो रिलेटिव एरर फॉर एनालिस्ट बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू है 100, मेजर्ड वैल्यू क्या करना है, मेजर्ड वैल्यू के लिए इन सबको ऐड डिवाइडेड बाय 4, तो हो गया 98 प्लस 93 प्लस 99 प्लस 97, यहाँ पे हो जाएगा 387 और फिर इसे डिवाइड देंगे हम 4 से, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशनल वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको हम डिवाइड दे देते हैं 4 से, यहाँ पे आ जाएगा 96.75, 96.75 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 96.75, ये हो गया 3.25
पार्ट्स पर 1000। अब आप बताओ विच इज़ मोर एक्यूरेट। ये है 3.75 एरर और ये है 3.25 एरर। यहाँ पे एरर कम है, एनालिस्ट बी इज मोर एक्यूरेट देन एनालिस्ट ए। तो इस तरीके से हम एक्यूरेसी को एक्सप्रेस करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालकर या फिर रिलेटिव एरर निकालकर। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम परसेंटेज यूज़ करते हैं और रिलेटिव एरर के लिए हम पार्ट्स पर 1000 यूनिट यूज़ करते हैं, पीपीटी। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रिसीजन। इसके लिए आपके पास एक मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बुक है 100 सेंटीमीटर लेंथ। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट ए बुक की लंबाई कितनी है 97। सेकंड टाइम जब उसने मेजर किया तो 96, फिर 99 और 96। ये जो मेजरमेंट है ये एनालिस्ट ए का है। एनालिस्ट बी ने जब मेजर किया तो उसके अकॉर्डिंग एक बार उसने मेजर किया तो 92, सेकंड टाइम उसने मेजर किया तो उसके अकॉर्डिंग था 91, 93, 92। तो चलिए अभी हमें देखना है कि दोनों में से विच इज हु इज मोर प्रिसाइज्ड, किसकी वैल्यू मोर प्रिसाइज्ड है। तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं मीन, जैसे कि हम एब्सोल्यूट एरर के लिए निकाल रहे थे। मीन को ही कहा गया एक्स बार। ये एक्स बार क्या है, मीन है, एवरेज है। चलिए एक्स बार हम पहले निकाल लेते हैं। एनालिस्ट ए के लिए निकाल लेते हैं। इन सबको ऐड कर देंगे 97 प्लस 96 प्लस 99 प्लस 96 और डिवाइड दे देंगे नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 से। ठीक उसी तरीके से हम एक्स बार निकाल लेंगे एनालिस्ट बी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग 92 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 92 और इसको भी हम डिवाइड दे देंगे 4 से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 388 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 97। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं एवरेज। तो हो गया 92 प्लस 91 प्लस 93 प्लस 92 और हम इससे भी यहाँ पे आ जाएगा 368 और इसे भी हम डिवाइड दे देंगे 4 से, डिवाइडेड बाय 4 तो हो गया 92। ये हमने निकाल ली एवरेज एक्स बार। अब हमें एक टेबल बना लेना है जिस टेबल में हम लिखने वाले हैं एक्स माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x क्या है, मेजरमेंट 97। एनालिस्ट ए के लिए भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 97, 96, 99 और 96। x माइनस एक्स बार के लिए क्या करेंगे हम, 97 माइनस एक्स बार क्या है एनालिस्ट ए के लिए 97। तो 97 से हम माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे हो जाएगा 96 माइनस 97 माइनस 1। यहाँ पे 99 माइनस 97 2 और फिर यहाँ पे 96 माइनस 97 जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो वैल्यू है इसको इस मल्टीप्लाई बाय सेम वैल्यू स्क्वायर निकालना है। तो 0 मल्टीप्लाइड 0 0 ही होगा, -1 मल्टीप्लाइड -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू 1 1 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1। अब इनको आप ऐड कर लो 4 1 5 प्लस 1 6 समेशन 6। ओके, ये आपने निकाल लिया एनालिस्ट ए के लिए। तो यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाते हो फॉर्मूला क्या है, ये हम निकाल लेते हैं एनालिस्ट ए के लिए। फॉर्मूला है समेशन रूट अंडर समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर n माइनस 1 और ये रूट दोनों पे है, कंफ्यूज मत होना, ये जो रूट है ये दोनों पे है।
ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं अभी समेशन 6। यहाँ पे डायरेक्ट रूट लगाओ, 6 लिखो और n-1, n है नंबर ऑफ टर्म, 4 - 1, तो यहाँ पे हो गया आपका √6 - 4 डिवाइडेड बाई 4 - 1 3, तो हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 3, 0.81। ये आपने निकाल लिया स्टैंडर्ड डेविएशन किसके लिए, एनालिस्ट ए के लिए। अब हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे एनालिस्ट बी के लिए, तो चलिए निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं एनालिस्ट बी के लिए। एनालिस्ट बी के लिए तो x है 92, 91, 93, 92, 92, 91, 93 और 92। x माइनस एक्स बार के लिए क्या करना है, 92 माइनस एक्स बार क्या है 92, 0, 91 माइनस 92, -1, 93 माइनस 92, 1 एंड यहाँ पे हो गया 92 माइनस 92 इज इक्वल टू 0। तो 0 का तो 0 ही हो जाएगा, होल स्क्वायर करने पे 1 का 1, 1 का 1 और यहाँ पे 0, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, पता है सबको। यहाँ पे हो गया समेशन 1 + 1 2। ठीक है, ये आपने निकाली एनालिस्ट बी के लिए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला सेम इसी तरीके से, ये मैं रफ कर देती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन एनालिस्ट बी के लिए फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो आप निकाल चुके हो, ये डिवाइडेड बाय n-1 √2 डिवाइडेड बाय n-1 क्या है 4 - 1 3। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एनालिस्ट बी। तो यहाँ पे हो गया √2 डिवाइडेड बाय 3, 0.47, क्या हो गया 0.47। ये आपका निकल गया एनालिस्ट बी के लिए। तो यहाँ पे आप देखो एनालिस्ट बी ने जो रिजल्ट बताया है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और एज कंपेयर टू एनालिस्ट ए। तो अगर मैं बोलूँ कि हु इज़ मोर प्रिसाइज्ड, एनालिस्ट बी इज मोर प्रिसाइज्ड। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रिजल्ट उतना ही ज़्यादा क्या प्रिसाइज्ड। ठीक है, तो कोशिश ये रहे कि जब आप रिजल्ट निकालो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कम आए, स्टैंडर्ड डेविएशन कम, रिजल्ट मोर प्रिसाइज्ड। चलिए, तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज करते हो प्रिसिजन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हमें समझना है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। ये डेफिनेशन समझने से पहले हम रूल्स समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स है, वो डिजिट है जिससे मेजरमेंट को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। मेजरमेंट आपका जो भी आता है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में सिर्फ वही डिजिट लिखते हो जिस नंबर को लेकर, जिस डिजिट को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो कि यहाँ तक जो मेरा मेजरमेंट है वो एक्यूरेट है, उसके बाद का हमें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं, कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का तरीका है। तो फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 9987, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सेकेंड रूल, इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर में 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट क्या है 4 है, 5 है, नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर 0 है डेसिमल नंबर में तो ये 0 क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट हुए, तो सिर्फ ये और ये 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट रूल है 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में 0 है तो वो सब सिग्निफिकेंट है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
1 2 3 4 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, नेक्स्ट रूल, इन डेसिमल नंबर जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। डेसिमल नंबर में नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर कोई जीरो है तो वो सब सिग्निफिकेंट है। पहले है तो नहीं है, बाद में है तो है, सिग्निफिकेंट है। इतना याद रखना है, डेसिमल नंबर में लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो वो सारे नॉट सिग्निफिकेंट है, अगर वही जीरो लास्ट राइट हैंड साइड है तो वो सब सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए। डेसिमल नंबर अगर नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नंबर था बट यहाँ पे नहीं है, तो अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर नॉन जीरो डिजिट डेसिमल नंबर भी है, और मैंने बोला था कि डेसिमल नंबर के बाद अगर जीरो है तो वो सब सिग्निफिकेंट है। डेसिमल नंबर है और नॉन जीरो डिजिट के बाद जीरो है तो वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए यहाँ तक? अगर प्योर नंबर है सिर्फ, जैसे कि ट्रू हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, इस तरीके से अगर कोई नंबर है, अगर इसमें आपसे पूछे कि बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको बोलना है इनफिनाइट, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे आपको नॉर्मली कैलकुलेट कर लेना है। अगर एडिशन दिया है तो नॉर्मली आप ऐड जैसे करते हो वैसे कर लो, सब्ट्रैक्ट जैसे करते हो वैसे कर लो। फिर आपको देखना है नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 1.3 प्लस 4.96। नॉर्मली आप इसको ऐड कर लो पहले, क्या हो जाएगा? 1.3 प्लस 4.96 हो गया 6.26। नॉर्मली आपने ऐड कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब आपको देखना है नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल। इन दोनों में डेसिमल के बाद लेस डिजिट कौन है? डेसिमल के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कौन सा लिस्ट है? ये नंबर विथ लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे कौन है? 1.3। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। तो आपका जो ये आंसर आया था इसमें आप कैसे लिखोगे? 6.2 इस तरीके से लिखोगे। और आपको क्या करना है? राउंड ऑफ टू सेम डिजिट, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे है, आपको लेना तो 2 ही डिजिट है, ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट। इसके बाद अगर 5 से ज़्यादा है, कट ऑफ डिजिट के बाद अगर 5 से ज़्यादा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ज़्यादा है 5 से, 6 है, तो क्या करना होता है? यहाँ पे +1 कर देना होता है। मतलब कि फाइनल आंसर हम लिखेंगे 6.3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें हम सिग्निफिकेंट निकाल लिए हैं और उसको राउंड ऑफ भी कर लिए। राउंडिंग रूल्स लगाए हैं यहाँ पे, अभी हम डिटेल में राउंडिंग रूल समझेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना समझना है कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें आपको जब सिग्निफिकेंट फिगर निकालना होता है तो जैसे नॉर्मली ऐड करते हो वैसा हमने कर लिया। फिर हम देखते हैं कौन सबसे डेसिमल के बाद लेस डिजिट किस में है, तो यहाँ पे लेस डिजिट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट यहाँ पे कितने? 1 2 3, तो हमें 3 नहीं लिखना, हमें सिर्फ 2 ही लिखना है। जैसे 6.2, तो हमें 6.2 नहीं लिखना। अभी क्या करना है कि इसके बाद का जो डिजिट है वो है क्या? 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा है मतलब कि यहाँ पे आपको +1 कर देना है। तो क्या हो गया? 6.3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और अगर मैं बोलूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप समझ गए होंगे। चलिए, सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम उसी तरीके से करना होता है आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या देखना होता है? लोएस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन फाइनल आउटपुट। यहाँ पे हम देख रहे थे डेसिमल के बाद लो डिजिट कौन सा है, तो इसमें है डेसिमल के बाद 2 डिजिट और इसमें है डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट, हमें ये कंसिडर करना था। बट यहाँ पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैं बोलूँ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.336।
अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये रूल है, ये याद रखना है आपको, फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, दो सिग्निफिकेंट है, कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे दो है। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 4। तो लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन, सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, ये 2.1। अभी ये तो आप निकाल लिए हो सिग्निफिकेंट फिगर लो कौन सा है, ये या फिर ये है। अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आ गया 4.905। ये हो गया नॉर्मली कैलकुलेशन के बाद वैल्यू। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है जो लो है, दोनों में कौन सा लिस्ट है, ये। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, तो आप लिखोगे 4.9। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर दो है, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी दो ही होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर। अब हम फाइनल रिजल्ट तो यहाँ पे नॉर्मली लिख दिया। अब आप बोलोगे राउंडिंग क्यों नहीं किया, राउंडिंग रूल्स, तो यहाँ पे राउंडिंग रूल लागू ही नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट, और कट ऑफ डिजिट के बाद जीरो है, तो एज इट इज लिख देना है। डिवीजन के केस में भी उसी तरीके से करना होता है। चलिए, अगर एक और रूल है, अगर क्वेश्चन है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 6, तो इसमें अगर मैं बोलूँ सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो आपको लेना ही नहीं है। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर दो है, सिग्निफिकेंट फिगर दो, ठीक है। अगर कोई नंबर पावर में है तो उसे हम कंप्लीटली हटा देंगे, वो तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पे देखेंगे। समझ गया ये रूल। चलिए, ये रूल आपको याद रखना है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल नंबर में जीरो अगर पहले है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो नहीं है सिग्निफिकेंट। वही जीरो अगर डेसिमल नंबर में राइट हैंड साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट है। इस तरीके से अगर प्योर नंबर है 2 5 7, तो वो उसमें क्या है सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट है। और अगर सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो के बाद है, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, नॉन जीरो के बाद है, तो वो सब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल था, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 1। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी समझ चुके हो आप। चलिए, अब हम देखते हैं राउंडिंग रूल्स। राउंडिंग रूल, फर्स्ट रूल क्या है, कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट वो है जहां तक आपको लिखना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिग्निफिकेंट फिगर दो ही लिखना है आपको, तो 5.2 आप लिखोगे इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट। इसके बाद का आप नंबर देखोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, राउंडिंग रूल लगाओगे। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है 5.36, क्या बोल रहे हैं, कट ऑफ डिजिट के बाद। यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर दो लेकर चलना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या होगा, कट ऑफ डिजिट 3। तो आप क्या देखोगे, चेक राइट साइड डिजिट। कट ऑफ डिजिट के राइट साइड डिजिट कौन सा है, 6 है। अगर वो मोर देन 5 है, तो जी हाँ, यहाँ पे जो 6 है ये मोर देन 5 है, तो क्या करना होगा आपको, इंक्रीज कट ऑफ डिजिट बाई 1। कट ऑफ डिजिट में आपको एक ऐड कर देना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको 5.4 लिखोगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको आप क्या कर दिए, राउंड कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए। अगर मैं बोलूँ सिग्निफिकेंट फिगर दो लेकर करना है आपको, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आप दो ही लोगे, तो ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट के बाद राइट साइड में अगर ये 5 से कम है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो आपको क्या करना है, कीप एज इट इज। तो कट ऑफ डिजिट में आपको +1 नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ दे। आंसर क्या हो जाएगा, 4.2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या करते हो, राउंड ऑफ करते हो। ये हो गया राउंडिंग रूल सेकंड। अब हम राउंडिंग रूल थर्ड समझते हैं। तो थर्ड क्या है, थर्ड राउंडिंग रूल क्या बोलता है, कट ऑफ डिजिट चेक राइट साइड डिजिट। अगर इक्वल टू 5 है, 5 से ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, कट ऑफ डिजिट में +1 कर दिया। 5 से कम था तो हमने क्या किया, उसको एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 5 है, तो क्या करोगे आप, क्या देखना है आपको, 5 के बाद जो डिजिट है उस पर कंसिडर करना है आपको। जैसे कि एग्जांपल ये है कि 15.351, ये हो गया आपका कट ऑफ डिजिट। कट ऑफ डिजिट के बाद क्या है, 5 ही है, ना लेस है ना मोर है, क्या है, इक्वल टू 5 है। तो क्या देखना होता है आपको, 5 के बाद जो नंबर है,
5 के बाद जो नंबर है वो क्या है, 1 है, और ये 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, कुछ भी होता नॉन जीरो डिजिट, तो आप क्या करते, इंक्रीज कट ऑफ डिजिट बाय 1। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो राउंड ऑफ करके लिखने, तो आप कैसे लिखोगे, 15.4, ये हो जाता आपका फाइनल। ठीक है, कैसे राउंड ऑफ किया समझ गए। अगर इक्वल टू 5, कट ऑफ के बाद इक्वल टू 5 है तो क्या करना है, हमको 5 के बाद देखना है, 5 के बाद क्या है, 1 है, नॉन जीरो है, तो रूल क्या होता है, क्या बोलता है, इंक्रीज कट ऑफ डिजिट बाय 1, कट ऑफ डिजिट को +1 कर दो आप, 15.4। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, अगर 5 के बाद 0 है, जैसे एग्जाम्पल 15.350 ऐसा है, नॉन जीरो था तो आपने क्या किया, कट ऑफ डिजिट में +1 कर दिया। यहाँ पे क्या है, 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है, तो रूल क्या बोलता है, कट ऑफ डिजिट अगर ऑड है तो +1 करना है, कट ऑफ डिजिट अगर इवन है तो एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे देखो 5 के बाद 0 है, कौन सा रूल लगता है, कट ऑफ डिजिट आप देखो ऑड है या इवन है, 3 क्या है, ऑड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, +1, क्या करोगे आप, 15.4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। वहीं अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 15.450 इस तरीके से होता, तो देखो ये हो गया कट ऑफ डिजिट, कट ऑफ डिजिट के बाद 5 है, इक्वल टू 5, और 5 के बाद क्या है, 0 है, 5 के बाद क्या है, 0 है, तो कट ऑफ डिजिट अगर इवन है तो क्या करना है आपको, एज इट इज लिख देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल आंसर 15.4, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कुछ रूल है, राउंडिंग रूल, जो आपको याद रखना है। साथ ही साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने का जो रूल था वो भी आपको याद रखना है। चलिए, अब आप राउंडिंग रूल समझ चुके हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल समझ चुके हो, तो अब हम समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के डेफिनेशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में लिखने के लिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस significant figure are crucial for expressing the precision of measurement. Next, significant figures are important in scientific or technical measurement and help to determine the accuracy and precision of the measurement. It tells us the number of digits in a measured value we are confident. सिग्निफिकेंट फिगर्स में वही डिजिट लिखे होते हैं जिस मेजरमेंट को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो। मोर द सिग्निफिकेंट मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब उतना ही आप रिजल्ट को लेकर एक्यूरेट हो, कॉन्फिडेंट हो। तो मोर द सिग्निफिकेंट नंबर मोर द एक्यूरेट मेजरमेंट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं, और इन शॉर्ट इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, सिग फिग्स are the digits in a numerical value that carry meaningful information. Significant figures में जो digits होते हैं वो meaningful information carry करते हैं और contribute to the precision of the measurement. They indicate the accuracy and reliability of measured या फिर calculated value. The use of significant figure is important to properly represent the precision of measurement. Precision of measurement को properly represent करने के लिए significant figures को use किया जाता है। और calculation, when performing mathematical operation or combining value with different number of significant figures, the result should be reported with the appropriate number of significant figures based on the least precise measurement involved. Next, rounding rules are often applied when expressing a final result. जब आप फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ पे आप राउंडिंग रूल्स अप्लाई करते हो रिजल्ट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी और प्रिसीजन ऑफ द ओरिजिनल मेजरमेंट। ये हो गया डेफिनेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में लिखने के काम आ जाएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट था रूल समझना, राउंडिंग रूल समझना, जो कि आपको मैंने बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें हमने देखा एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं,
फार्माकोपिया, इम्प्यूरिटीज़, लिमिट टेस्ट, ये सब है कुछ टॉपिक्स, तो वो हम कवर कर लेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।